हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो आइए देखते हैं इंडियन डेजर्ट जो हम देखते हैं, इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये मैप बनता है कि हाँ, ये राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान ही जो है मरुस्थलीय राज्य एक है, वहाँ पे बहुत सारा हमें क्या देखने को मिलेगा, रेत रेत ही रेत। तो आइए देखते हैं जो भारतीय मरुस्थल है, इसे थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हम इसकी स्थिति की बात करें तो ये जो है, जो दक्षिण भारत के पूर्व और पश्चिमी किनारे पे तटीय मैदानों का विकास हुआ है। और जो पश्चिम में यह मैदान है संकीर्ण है एवं कटा छटा, यानी सबसे पहले तो तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है इसमें। और जबकि पूर्व में हमें चौड़ा एवं समतल है, यानी जो कह सकते हैं कि जो आपका ये हो गया प्रायद्वीपीय भारत, इसका जो पश्चिमी तट है काफी संकीर्ण है। इसकी अपेक्षा पूर्वी जो तट है काफी समतल भी है और इसकी चौड़ाई भी अधिक है। उसके बारे में दिया फिर दिया है कि कच्छ के रण का मैदान समुद्री निक्षेप के उन्मज्जन अफ्लिटमेंट से बना है। यहाँ कच्छ आपको देखने को मिल जाएगा गुजरात के बाग में। तो यहाँ पे इसको दे रहा है कि वो अफ्लिटमेंट से बना है। और राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। अब ऊपर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान की बात कर रहा है कि राजस्थान में हमें देखने को मिल जाएगा एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। और ये भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार का मरुस्थल, इसे हम कई नामों से जानते हैं। भारतीय मरुस्थल कह सकते हैं, या राजस्थान का मरुस्थल भी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं थार का मरुस्थल। तो ये दिया हुआ देखिए, ये मरुस्थलों में हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे सैंड ड्यून्स, बरखान, बहुत बड़े बड़े आकार के बालू के टीले देखने को मिलेंगे। तो ये इसके बारे में बता रहा है। आगे देखते हैं, देखिए दिया है कि जो इसका विस्तार, क्षेत्रफल विस्तार देखे तो ये दे रहा है कि ये 1,75,000 वर्ग किलो क्षेत्रफल में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। औसतन ये 300 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्र विस्तार है ये। और क्षेत्र का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। थार का मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिमी किनारे पे स्थित है, यानी जो अरावली पहाड़ी में देखने को मिलेगा राजस्थान में, इसका अधिकांशतः भाग जो है उसके पश्चिम में है, देखने को मिलेगा। और ये बालू के टीलों से ढका एक तरंगित मैदान है, रिपल ग्राउंड्स, यानी बालू के देखिए तरंगे रिपल्स, छोटे छोटे रिपल्स बने हैं ना, तो यह है यहाँ पे बालू के टिब्बों से भी ढका हुआ तरंगित मैदान है। बालुओं का तरंग जैसे सागरों में तरंगे उत्पन्न होती हैं, ऐसे यहाँ पे बालुओं का ही लगेगा कि तरंग बिल्कुल जमा हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ नजर आएगा। इसमें आगे दिया है कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा देखिए मात्र कितना होता है, मात्र 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है वार्षिक वर्षा जो होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। वनस्पतियां बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे मिलेंगी। वर्षा ऋतु में यहाँ कुछ सरिताओं का उद्भव होता है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि इनमें पर्याप्त जल ही नहीं रहता है, उतना जल नहीं रहता है कि वो उतनी बड़ी जलधारा कि वो समुद्र तक जाए, वहां पे मुहाना अपना बनाए, उसमें प्रवाहित हो। तो जितना भी इसमें नदियां देखने इनलैंड बेसिन का निर्माण करती हैं, वर्षा काल के पश्चात ये नदियां सरिताएं क्या आती हैं, विलीन हो जाती हैं या लुप्त हो जाती हैं। जब जल ही नहीं रहेगा तो फिर क्या वो समाप्त हो जाती हैं। फिर जैसे वर्षा ऋतु आती है, जल की धारा आती है, तो फिर वो देखने लगती हैं। देखिए यहाँ पे दिखे दिया एक शुष्क वनस्पति रहित, वनस्पतियां भी हमें कुछ कुछ देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो काफी दूर दूर बिखरी हुई है, छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में काफी छोटी छोटी झाड़ियां देखने को मिलती है। वनस्पतियां भी रहेंगी तो बहुत छोटी छोटी रहती हैं। तो ये दिया हुआ है। आगे दिया है कि यहाँ पे जो लूनी नदी है, ये प्रमुख एक नदी में देखने को मिलेगी। लूनी नदी ये जो लगभग 495 किलोमीटर इसका है लंबाई, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है इस क्षेत्र की, इस डेजर्ट की। यह भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह इनलैंड बेसिन का निर्माण करती है और सबसे लंबी नदी है, अंतःस्थलीय प्रवाह की नदी है। यह नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, अरावली पहाड़ी से निकलती है। और यह अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण, कच्छ का रण जो गुजरात में स्थित है, उस और कुछ भाग राजस्थान में देखने को मिलेगा, तो कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में जाके ये विलुप्त हो जाती है। सरस्वती, बूंदी, सुकरी तथा जवाई, सरस्वती, बूंदी, सुकरी, जवाई, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं लूनी नदी की। और लूनी नदी सबसे लंबी नदी है किसकी, इस डेजर्ट की या थार के मरुस्थल की। ये बात ध्यान रखने योग्य है, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये माना जाता है कि मेसोजोइक काल में
मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। या फिर यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सागरीय जीवों के अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों से ऐसा जो भूगोलविद हैं तो वो अनुमान लगाते हैं कि जहाँ पे आज थार का रेगिस्तान हमें देखने को मिलता है, कभी न कभी ये समुद्र यहाँ पे था, सागरीय क्षेत्र स्थित था या सागर तल के मतलब सागरीय भाग से ढका हुआ था, जो आज इसकी जलवायु के कारण या कहें कि इसके भौगोलिक स्थिति के कारण ये आज एक मरुस्थल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो भी अवशेष मिले हैं, अवशेषों से लगता है कि भूतकाल में या प्राचीन काल में यह समुद्र का हिस्सा था। देखिए यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टाने और मरुद्यान, दक्षिणी भाग में इसको मरुद्यान पे मिलते हैं, के रूप में मिलते हैं। मरुद्यान यानी जो हम कहें कि जो मरुस्थल में जो बगीचे रहते हैं, यहाँ जहाँ पे कुछ वनस्पतियां उगाती हैं, कुछ झाड़ियां उगाती हैं, उस जल क्षेत्र जहाँ पे रहता है उस जल क्षेत्र के आसपास, तो उसे मरुद्यान कहा जाता है। तो वही दिया है कि यहाँ पे कुछ छत्रक चट्टाने, मरुद्यान और रेतीले, रेत के टीले तो हमें हर जगह देखने को मिल जाएंगे इसमें। फिर दिया है कि बरखान, बरखान क्या होता है, यहाँ पे अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, बहुत ऊंचा होता है, विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पे हुआ है होता है इसका, लेकिन लंबौर टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जैसलमेर, राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहाँ पे बरखान के समूह देखने को मिलते हैं बहुत अधिक मात्रा में। देखिए बरखान का टीला यही दिया है कि ये कह सकते हैं कि एक बरखान का ही आपको चित्र इसमें दिखाया गया है, बहुत ऊंचे टीले होते हैं। और क्या होता है, जिस तरफ से हवा आती है उस तरफ से इसका ढाल क्या होता है, कम रहता है, और हवा के विपरीत दिशा में ढाल इसका क्या होता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तो देखिए ये इसका निर्माण होता रहता है, इधर से हवा चल रहा है तो इस दिशा में यहाँ पे इसका ढाल क्या है, इधर इसका ढाल कम है और इसकी जो विपरीत दिशा है हवा का, यहाँ पे ढाल हमें अधिक स्लोप देखने को मिलेगा, तो इसकी ये विशेषताएं होती है, ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। और दिया है कि जैसलमेर के क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में हमें बरखान देखने को मिल जाएंगे। देखिए आगे दिया है कि ढाल के आधार पे इस मरुस्थल, जो ये मरुस्थल है, इस मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग एक हो गया और दूसरा हो गया कच्छ के रण की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग, दो भागों में इस मरुस्थल को विभाजित किया गया है। यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। यहाँ नदियां, झील या प्लाया में मिल जाते हैं और इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिसे नमक बनाया जाता है। इन प्लाया यानी प्लाया कह सकते हैं कि ये मरुस्थलीय भागों में जो झीलें होती हैं, जो मरुस्थलीय भागों में जो जल क्षेत्र होता है उसे हम प्लाया के नाम से जानते हैं। जिस तरह से कोस्टल क्षेत्र में या तटवर्ती जो सागर तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पे सागर का जल स्थल में भर जाने के कारण वो जो झील का निर्माण होता है उसे हम लैगून कहते हैं, तो वो भी लैगून झील हो गई। उसी तरह से प्लाया भी जो क्या होती है, मरुस्थलीय झील होती है, मरुस्थलीय जल क्षेत्र होता है, तो उन झीलों को कहेंगे, मरुस्थलीय झीलों को ही हम प्लाया के नाम से जानते हैं। तो वही दिया है कि बहुत खारी होती है और खारा होने की वजह से इसमें क्या होता है, नमक बनाया जाता है, नमक उत्पादन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका भी महत्वपूर्ण, नमक बनाने के लिए महत्वपूर्ण ही कारक के रूप में योगदान दे रहे हैं। तो इंडियन डेजर्ट के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें व अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।